आज बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी समेत सभी दलों के नेता मौजूद थे। 18 जुलाई को होने वाली बैठक में विपक्षी दल 2024 के चुनाव के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने और राज्यवार सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फैसला कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सभी विपक्षी दल संसद के अंदर और बाहर एकजुट होकर लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर वो केजरीवाल सरकार का साथ देने को तैयार है। आज की बैठक में एनसीपी के नेता शरद पवार मौजूद नहीं थे। कांग्रेस ने दावा किया है कि 18 जुलाई की बैठक में शरद पवार भी मौजूद रहेंगे। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें देश भर से 38 दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के दौरान गरीबी घटी है और भरोसा बढ़ा है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से कायम है। विपक्षी दलों की एकजुटता को बीजेपी ने फोटो अपॉर्चुनिटी करार दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्षी दलों का मोर्चा नेता नीति और नियत विहीन है और फैसले लेने में अक्षम है। महाराष्ट्र में अजित पवार और उनके गुट के 9 मंत्रियों ने शरद पवार से मुलाकात की। वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मिलने गए अजित पवार गुट के नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने शरद पवार को मनाने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने फिर से साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ। विधानसभा के अंदर एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक विपक्ष में बैठे नजर आए। दिल्ली के अफसरों के तबादले से जुड़े अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि अध्यादेश मजबूरी में जल्दबाजी में लाया गया था और मॉनसून सत्र में इस पर बिल पेश किया जाने वाला है। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि 11 मई के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने विजिलेंस विभाग के अफसरों को प्रताड़ित करने की कोशिश की थी और दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी एक्साइज पॉलिसी की फाइलें जबरन कब्जे में ले ली थी। अध्यादेश में देर करने से गवर्नेंस ठप पड़ने का खतरा पैदा हो जाता। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 6 और बीजेपी के 4 राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय, डोला सेन, समीरुल इस्लाम, प्रकाश बड़ाइक और साकेत गोखले निर्विरोध चुने जाने वाले हैं, जबकि बीजेपी से एस जयशंकर, बाबूभाई देसाई, केसरीदेव सिंह झाला और गोवा बीजेपी से सदानंद तनावरे को भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। राज्यसभा में पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1, कुल 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट और बढ़त का दौर जारी है। यमुना नदी लगातार 5वें दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शाम 6 बजे भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर 205.94 मीटर पर था। इस बीच दिल्ली के लाल किले और सिविल लाइंस इलाके में भरा पानी कम हो गया है, लेकिन कीचड़ और मलबे के कारण सड़कों को ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सका है। यमुना में बाढ़ के कारण करीब 40,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। बारिश में उफनते नदी नालों में लगातार हादसों की खबरें आ रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बारिश के दौरान तालाब में सेल्फी लेते वक्त एक युवक का पांव फिसल गया था। उसे बचाने गए 3 और युवक भी तालाब में डूब गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इटावा में इंस्टाग्राम रील बनाते वक्त दिल्ली के 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। यूपी के ही फतेहपुर जिले में तालाब में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास बादल फटने से एक युवक की मौत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश की जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे और एसबीएसपी पार्टी के विधायक उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे पहले 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। वर्ष 2020 में राजस्व अधिकारी ने लखनऊ में उमर अंसारी के खिलाफ फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने और आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा किया था।